न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आखिर मनीष कश्यप के बीजेपी छोड़ने का क्या है कारण? ओडिशा के भुवनेश्वर में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। तो खबरें विस्तार से। आखिर क्या है मनीष कश्यप के बीजेपी छोड़ने का असली कारण? यूट्यूबर से राष्ट्र नेता बने मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। मनीष ने फेसबुक पर आकर कहा है कि बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। वीडियो में उन्होंने बताया है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। मनीष कश्यप ने कहा है कि उन्होंने पार्टी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन अब उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कश्यप ने कहा है कि वे विभिन्न मंचों के जरिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने संकेत भी दिया है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मनीष कश्यप ने 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जय हिंद। मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर रहा हूं। और मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है, जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए लड़ना है। और मैं जब पार्टी में था तो भी जो है मैं इस संबंध में लगातार आवाज उठाते रहा हूं। लगातार मतलब कि लगातार आवाज उठाते रहा हूं जब पार्टी में था तो भी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रह के इन सब चीजों को जो है मजबूती के साथ जो है नहीं उठा पाऊंगा, अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे। जो लोग दुखी होंगे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया। आप सभी को पता है मैंने अपना तन मन धन जो भी है सब कुछ जो है वो पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। कुछ नेता कहते थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़के जो है उन लोगों का खेल बिगाड़ता। लेकिन मैंने चीजों को समझा। मुझे बोला गया कि या तो मोदी जी का पिलर बन जाइए, या तो जो शब्द मुझे बोला गया था वो मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा, जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया। और लोगों का मदद कैसे कर पाता? बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने निर्णय ले लिया है अब कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहा। और बस अब आप लोग बोलिएगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी। और क्या हम लोग जो है खुद एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें या किसी और के साथ मिलके जो है वो ब्रांड बिहार की बात किया जाए, नया बिहार की बात किया जाए, मजदूरों के समस्याओं की बात किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाए। यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि आप जो है उन भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो जो आपके सामने, आपके लोग आपके आंखों के सामने आपके लोगों के साथ ही कर रहे हैं। समझिए इस चीज को। और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। और मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाऊंगा भाई, बुरा मत मानिएगा। यहाँ बिहार के लोगों का जान बचाने की तरफ मैं खड़ा हूं। अब जान बचाने की तरफ जो लोग खड़े रहेंगे वो मेरा साथ देंगे, जो जान मारने की तरफ खड़े रहेंगे वही मेरा विरोध करेंगे। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए है
किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूं जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। आखिर गरीब जाए तो जाए कहां जाए, उसके साथ समस्याएं हो तो कहां जाए। अभी ऐसे अनेकों कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। जो मुजफ्फरपुर में जो बच्ची के साथ जो घटना घटी है, उससे भी जघन अपराध जो है वो मुजफ्फरपुर में ही एक और बच्ची के साथ हुआ है। उसके साथ तो और ज्यादा जो है आप अस्पताल ने लापरवाही की है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा और मैं फिर से हाथ जोड़ के उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूं जिन लोगों ने जो है वो 1 साल 1 महीना आप सभी ने जो है अपने साथ मुझे रखा, उस लायक समझा कि मैं आप सभी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। चलिए ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मर्यादा में रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं कभी भी मर्यादा का सीमा जो है ना उसे पार नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मनीष कश्यप को जो है आप लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं उन बातों पे कभी चर्चा नहीं करूंगा जिन बातों से जो है आप लोगों को पर्सनल नुकसान पहुंचे। मैं नहीं चर्चा करूंगा। बाकी जितना दिन भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, जहां भी मुझे भेजा गया वहां पे मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे लगा कि पार्टी के लिए किया जाना चाहिए चुनाव प्रचार के दौरान, मैंने अपने हिसाब से जो है मैंने किया जो भी लगा। लेकिन जब मैं बिहार आया, बिहार में समस्याएं दिखी मुझे, तो एक बिहारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं अगर पुल गिरे तो मैं आवाज उठाऊं। मेरा फर्ज बनता था। मेरा फर्ज बनता था कि अगर बिहार में अस्पताल में व्यवस्थाएं सही नहीं है तो मैं आवाज उठाऊं। अलग से पार्टी अभी बनाना इतना आसान नहीं है। भारत मंडल लिख रहे हैं, तो मेरे लिए जो है अलग से पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं है। फाइनेंशियली पैसा, ये सारी चीजें जो है सब कुछ जेल जाने के बाद जो है मैं पूरी तरीके से, मतलब कि अब जो भी है, अब मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। फिर से हो सके तो मेरी एक गलती को माफ कर देना, हो सके तो। और मोदी जी, मैं कभी भी वॉइस होके जो है आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा कि हाँ अब पार्टी में नहीं रहा तो मनीष कश्यप मर्यादा का सीमा लांघ के जो है मोदी जी से सवाल करेगा ना, कभी नहीं। मोदी जी, मेरे लिए आप कल भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आगे भी मैं आपको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही मानूंगा। आगे भी मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी में नहीं हूं इसलिए जो है मैं आपके खिलाफ जो है बहुत सारी चीजें बेवजह मैं बोलूं, ऐसा कभी नहीं। मुझे अगली खबर, ओडिशा ने भुवनेश्वर में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। ओडिशा ने भुवनेश्वर में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया है। इस अवसर पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा है कि हमारी सरकार अपना 1 वर्ष पूरा करेगी। इसके लिए हम अपने 1 वर्ष का जश्न मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और आज इस कार्यक्रम के पहले दिन हमने विशेष रूप से एक औद्योगिकरण कार्यक्रम किया। आज हमने सभी उद्योगपतियों, शिल्पकारों और निवेशकों के साथ साथ MSME क्षेत्र के उद्योगपतियों और स्टार्टअप क्षेत्र में उनके साथ काम कर रही महिला उद्योगपतियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया। आज यहाँ 100 उद्योगपति आए, जो दर्शाता है कि हमारी औद्योगिक नीति कितनी अच्छी है। जनवरी 2025 में हमने भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव पहल शुरू की है, और हमारे पीएम ने भी गारंटी दी कि आपको ओडिशा आना चाहिए। ओडिशा निवेश करने के लिए एक संभावित राज्य है। हमारा जो नया सरकार उड़ीसा में आया है, और सरकार का 1 साल पूरा होने की और 2-3 दिन अभी बाकी है। इसी आधार पर हमने हमारा 1 वर्ष और पूर्ति मनाने में हमने विभिन्न कार्यक्रम शुरू कर रहा है, और आज इसी कार्यक्रम का पहला दिन में हमने विशेष रूप से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का बहुत बड़ा जो हमारा कार्यक्रम हम रखे थे, इसी आधार पर आज एक
कॉन्फ्रेंस हमने सारी उद्योगपतियों का साथ, जो शिल्पोपति और इन्वेस्टर्स, जो बड़ा बड़ा शिल्पोपति, उनके साथ एमएसएमई सेक्टर का उद्योगी और महिला उद्योगी, उनके साथ स्टार्टअप क्षेत्र में जो उद्योगी लोग काम कर रहे हैं, उसको बुलाते हुए एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने आज शुरू किए। इसी आधार पर सब उद्योगपति ने उनका अपना जो वहां आते हुए कैसे हमारा जो इंडस्ट्री पॉलिसी कितना बहुत अच्छा इंडस्ट्री पॉलिसी है, इसी आधार पर वो आने में कैसे उनका कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई कमी नहीं रहा, एट द प्रॉपर टाइम उसको आज काम करने के लिए वो कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिए। इसी आधार पर हमने आज देखें तो निश्चित रूप से जो जनवरी 2025 का 28-29 को जो हमारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का शुरू हुआ था भुवनेश्वर में, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था और वो भी गारंटी दिए थे कि आप उड़ीसा आइए, उड़ीसा एक संभावना राज्य, वहां इन्वेस्टमेंट करिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने के साथ साथ उड़ीसा भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद जी का बयान। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रहे, तो वही भाजपा नेता भी हमला बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जमकर धांधली की गई थी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही होने वाला है। राहुल ने इस धांधली को लेकर 5 स्टेप्स भी बताए थे कि कैसे और किस तरह से धांधली की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने वाले पैनल पे धांधली होगी, फिर वोटरों की सूची में फर्जी वोटर शामिल किए जाएंगे। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राहुल गांधी खुद नहीं जानते हैं कि वे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा विकास और सुशासन के लिए काम किया है। क्या आप बोलेंगे, कांग्रेस के लोग और कुछ भी बोल देते हैं, खुद को पता नहीं होता है। राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, कहा रहे हैं कि मैच पहले से फिक्सिंग था और अब फिर बिहार में भी। राहुल जी को खुद नहीं पता होता है कि वो क्या बोलते हैं। चिराग पासवान युवा शक्ति के आगाज कर रहे हैं, बता रहे कि बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के पूरा एनडीए युवा सम्मान के लिए काम करते हैं, युवा कल्याण के लिए काम करते हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो युवा के लिए एक नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए हमेशा काम किए हैं, सुशासन के लिए काम किए हैं। तेजस्वी यादव ने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चलेगा। तेजस्वी जी को खुद होश नहीं रहता है, परिवारवाद से उनको फुर्सत नहीं मिलती है और हमेशा अपने परिवार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार में और कदाचार में लिप्त रहना उनका स्वभाव है। दरभंगा की घटना बहुत आश्चर्यजनक है और जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष पर लाठी चार्ज हो गया है, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों पर घोर अनर्थ है, बहुत ही बड़ा अत्याचार है। मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ। एडीजीपी मुख्यालय से मैं दिल्ली पहुंचकर बात करूंगा। धन्यवाद। अगली खबर, शिलांग से लापता जोड़े के मामले में जांच तेज। मेघालय में इंदौर के लापता जोड़े के मामले को लेकर मंत्री लालू हेक ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और न्याय सुनिश्चित करना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका कहना था, अगर किसी को मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो वे सीबीआई, एनआईए या यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच की मांग कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हम चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो, क्योंकि अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। मंत्री के इस बयान से राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। इंदौर के इस जोड़े को कुछ समय पहले शिलांग से लापता होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जा रही। मेरा कहना है कि अगर आप स्टेट पुलिस में भरोसा है नहीं तो आप सेंट्रल एजेंसी ले सकते हैं और उसका इंटरनेशनल एजेंसी भी आप ले सकते हैं। हम लोग का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेघालय में, लेकिन हम लोग को चाहिए न्याय देने के लिए। सबको न्याय देंगे, हम लोग कभी अन्याय होने नहीं देंगे। मेघालय के जितना भी नागरिक है दे आर पीस लविंग सिटीजन। ये किसी का साथ गलती करने का नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक दो आइसोलेशन केस हो सकता है, लेकिन पूरा मेघालय के जो रिश्तेदार मतलब जो नागरिक है, लोग हमेशा मांगता है कि मेघालय में और हिंदुस्तान में हमेशा पीसफुल रहना चाहिए। जिस तरह से ये केस में नया नया मतलब एवरीडे नया खुलासा हो रहा है कि अभी आज का पेपर में निकला, वो लोग 3 लोगों से बात किया था, फिर ये सीसीटीवी फुटेज भी आ गया अभी। तो आपको लगता है कि अगर सीबीआई या पुलिस भी कर रहा है अपना तरफ से, सीबीआई आने से कुछ और भी ज्यादा खुलासा हो सकता है? देखिए, ये सब कुछ तो भरोसा के ऊपर में होते हैं। अगर आप स्टेट पुलिस का भरोसा है तो स्टेट पुलिस भी ये काम आपको दिखा के ही दे देंगे। अगर भरोसा होगा तो। अगर आप भरोसा है ही नहीं, जो उनका परिवार, रघुवंश का परिवार, उसका मिसेस का, सनम का परिवार, अगर स्टेट पुलिस से कोई भरोसा नहीं है तो आप जो भी एजेंसी से जाइए, आप सेंट्रल एजेंसी से जाइए या दी इंटरनेशनल एजेंसी में भी जाइए, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय, जस्टिस शुड प्रिवेल। तो बाइक आप क्या कहते हैं कि मतलब अगर आप जो एसआईटी जो भी यहाँ में ये हुआ तो दे आर कैपेबल टू इन्वेस्टिगेट ऑल दिस मैटर? देखिए, हम लोग किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी एजेंसी है, या स्टेट एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी, इन लोग को ऊपर में भी भरोसा होना चाहिए कि इन लोग कुछ करके दिखाएंगे। ये भरोसा के ऊपर ही में ही रहते हैं। अगर आप भरोसा करेंगे तो इनका एक ना एक दिन इनका जरूर जो इनका ये जो प्रॉब्लम है वो हल निकलना चाहिए। अगली खबर, अधिकारियों द्वारा कार्यों की ठीक से समीक्षा। संजय राठौर। मंत्री संजय राठौर ने कहा है कि मैंने एक बैठक की जिसमें मैंने तय किया है कि हमारे अधिकारियों द्वारा कार्यों की ठीक से समीक्षा की जानी चाहिए और उसके बाद ही सरकार को सूचित किया जाना चाहिए। फिर चुनाव हुए और चुनाव के बाद हमारी सरकार फिर से चुनी गई और मुझे फिर से इस विभाग को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। सही तरीके से ये गलत न्यूज है। 903 काम नहीं है, 1200 के लगभग काम है और लगभग उसमें 600-700 करोड़ रुपए अभी तक महाराष्ट्र सरकार के इस कामों पे तरतूद की गई थी। पर ये काम जो रद्द किए उसमें मेरी भूमिका, मैं इस खाते का पहले भी मिनिस्टर रह चुका हूं, तभी मैंने निर्णय लिया था पूरे महाराष्ट्र के ऐसे काम जो काम वन जमीन के कारण रुके हैं, जो काम किसानों ने जमीन देने से वहां पे नकार दिया है और कुछ कामों में टेक्निकल प्रॉब्लम थे, ऐसे कामों की 24/9/24 को मैंने एक बैठक ली थी और उस बैठक में मैंने ऐसा निर्णय लिया था कि ये काम फील्ड पे जाके हमारे अधिकारी ने चेक करना चाहिए और उसके बाद में सरकार को अहवाल देना चाहिए। उसके बाद सरकार चुनाव लग गए, चुनाव के बाद फिर से हमारी सरकार चुन के आ गई और उसमें फिर से यही खाता संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली और उसके बाद मैंने फिर से आढावा लिया और लगभग 1200 के आसपास जो काम है, ये सब काम का एक एक काम मैंने सब अधिकारी फील्ड पे हमारे जो लोग हैं, अधिकारी है, उनसे जानकारी लेके हमने ये डिसीजन लिया है कि ये काम
की प्रशासकीय मान्यता हमने रद्द की है और नई प्रशासकीय मान्यता जहाँ पे काम है वहाँ पे और फिर से मंजूर करेंगे। पर हमारा जो दायित्व था लगभग 25,000 करोड़ रुपए, तो ऐसे कुछ काम है कि जो काम होने ही नहीं वाला है। एक तो साइट सही नहीं थी, कहाँ पे वन जमीन का प्रॉब्लम था, कहाँ पे लोगों का विरोध था, तो ऐसे काम को रद्द करके नई जगह पर जहाँ पे मांग है वो जगह पे नए बंधारे, नए डैम, जो हमारा जल संधारण का महत्व है, वो काम हम करने वाले हैं। अगली खबर, मोहन यादव देंगे बड़ा गिफ्ट, रक्षाबंधन पर लाडली बहनों की राशि होगी डबल। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को जबलपुर के कुंडम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की लाडली बहनों को लेकर एक बार फिर से घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर वे मध्य प्रदेश की महिलाओं को तोहफा देने वाले हैं। आने वाले रक्षाबंधन पर महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि कुछ बढ़कर मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया है कि मध्य प्रदेश में बीते 2.5 महीने में 70,000 से ज्यादा तालाब खोदे गए। ये सभी तालाब योजना के तहत खोदे गए हैं। देखिए वीडियो। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहने बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है। ये हमारी सरकार ने तय किया। लाडली बहनों, आप चिंता मत करना, हमने कहा था चुनाव के साथ ही कि हाँ हमारी सरकार बनेगी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है, तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती बहन बेटी कभी पैसा नहीं निकाला। ये हमारा आखिर का कहा है और हमने कहा था 1,000 वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। जब ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए कि ताली बजी। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, इससे अच्छी क्या बात। और केवल यही नहीं, जिन भाइयों को भी एक के बाद एक किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो योजना आपको मिल रही है वो योजना भी जारी रहेगी। आज बताओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पहले किसान को पहले भी खेती पहले भी करते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है 2002-03 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी। लेकिन आज मुझे गर्व है प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। ये वर्तमान का समय, कहां ऊंट के मुंह में जीरा, इतना बड़ा प्रदेश और केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 55 लाख में है। और हमने संकल्प किया है इसको 5 साल के अंदर ही 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, 100 लाख हेक्टेयर तक। कोई गांव खाली नहीं रहेगा, हर जिला, हर स्थान पर जहां भी जनरचनाओं के बलबूते पर तालाब, बांध, नहर, सिंचाई की जो सुविधा देना पड़े हम सब देने को तैयार हैं। और इसको 94 किलोमीटर की, और कितने गांव आएंगे इसमें, गांव की संख्या आबादी के आधार पर मुझे लगता है गांव की संख्या तो नहीं पता है, लेकिन अगर सब मिलाकर के जोड़े तो 14,900 हेक्टेयर जबलपुर में और 10,100 हेक्टेयर 44 खास करके 44 वर्ग किलोमीटर में, ये मंडला में कुल मिलाकर के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1400 करोड़ की नई योजना मैं देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। कई सारे गांवों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, गरीब से गरीब किसान की जिंदगी में भी सुख, आनंद और वैभव आएगा। अगली खबर, गोवा स्वास्थ्य मंत्री पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप। गोवा में स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में जबरन प्रवेश कर एक डॉक्टर को अपमानित किया है।
पाटकर ने कहा यह केवल गोवा का मामला नहीं है, पूरे देश में डॉक्टर खतरे में है और जब एक मंत्री ही इस तरह क्या व्यवहार करेगा तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा। इस मामले में अब भारतीय चिकित्सा संघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कूद पड़ी है। उन्होंने पीएम मोदी, गोवा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। FIMA ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि और चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में चिकित्सक विरोध प्रदर्शन करेंगे। This is the shameful act on the minister's part, where erratically he just entered, barged into the Goa Medical College, and he humiliated, he insulted. Today, across country, we are seeing doctors are under threat. Doctors are being attacked. There is no protection for doctors. And here we see a BJP minister, who is the health minister, who walks into an emergency ward of a Goa Medical College, and he doesn't even allow the doctor to put his facts. I mean, this is irresponsible, this is erratic, and I think such ministers should be immediately sacked. They should be terminated from their services, and we demand, as Congress Party, we demand that he should come out to Goa Medical College in front of all the doctors. He should kneel down and apologize for the behavior what he had shown to the doctors. I think all the associations, the IMA, the Federation of Indian Medical Association already has written to the Prime Minister, the Chief Minister, the Union Health Minister, and they have condemned this act of the minister. They have demanded that an inquiry has to be set on this minister. No VIP culture should be allowed to enter into emergency services. They have also given a deadline of 72 hours. If the government fail to take any action, what they have demanded, then the Federation of Indian Medical Association have declared that there will be a nationwide protest, there will be a nationwide strike. So this is not a particular case where one doctor, Rudresh Kuttikar, is attacked. This is an attack on the fraternity of doctors. This is an attack on the entire doctor system in the country. Because we have seen in other states, doctors have been attacked. This government is trying to get new policies to protect the safety of the doctors. And here we see an erratic BJP minister misusing his powers, misusing his positions, and the way that he has behaved, where he asked him to shut up, he asked him to get out, he said you have to be sacked immediately, he even asked him to put his mask down, I want to see your face, he said get your hands out of your pocket. This is not the kind of language we should use to our doctors, because doctors are doing a noble cause. Vishwajit Rane must be a BCom graduate, so he cannot understand the kind of pain, the effort doctors put in to become a doctor. The kind of stress, the kind of trauma, the kind of the stress which they are there in emergency, I think that is beyond words. We condemn this act of Vishwajit Rane, and we demand the Chief Minister, who himself is a doctor. So today, we, Goa and the entire country, will see that a doctor who is a Chief Minister cannot protect his own fraternity, then it's a shameful act. That means in India, in Goa, under BJP rule, anything can happen and they don't care for anybody. अब वक्त हो चला ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।